हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इससे पहले भारतीय भूगोल के हमने 11 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट इंडियन जियोग्राफी के नाम से बनी हुई है, उससे देख लीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। देखिए, 335 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था, अब 336 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जो भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हैं। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य, तो देखिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जो 3 राज्य हैं उनमें हरियाणा जो है 1000 पुरुष बच्चों पे 834 जो है बच्चियां हैं। फिर दूसरे नंबर पर पंजाब है न्यूनतम लिंगानुपात में, जहां 1000 पुरुष बच्चों में जो है 846 महिला बच्चियां हैं। और जम्मू कश्मीर जो है तीसरे नंबर पे है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में, जहां 862 बच्चियां हैं प्रति 1000 बच्चों में। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के। साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो है 5 है। तो देखिए साक्षरता दर से अब सवाल हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है 5 सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य जो हैं केरल प्रथम नंबर पर है, जहाँ 94% लोग पढ़े लिखे हुए हैं। फिर मिजोरम की बात आती है तो 91.3% लोग पढ़े लिखे हैं और गोवा में 88.7% लोग साक्षर हैं। फिर त्रिपुरा चौथे नंबर पे आता है, जहां 87.2% लोग साक्षर हैं। एवं लास्ट में बात आती है जो 5वें नंबर का सबसे साक्षर राज्य है हिमाचल प्रदेश है, जहां 82.8% लोग पढ़े लिखे हैं। आइए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य, तो देखिए अभी अधिकतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य देखे हैं, अब न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य देख लेते हैं। तो बिहार राज्य सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में से प्रथम स्थान पे है, क्योंकि 61.8% लोग ही यहाँ साक्षर हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 65.4% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर राजस्थान राज्य है, जहाँ 66.1% लोग ही पढ़े लिखे हैं या साक्षर हैं। फिर झारखंड राज्य आता है चौथे नंबर पर, जहाँ 66.4% लिटरेसी रेट है। फिर आंध्र प्रदेश राज्य है, जहाँ 67% लोग पढ़े लिखे हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य, तो देखिए अभी ऑल ओवर में देखा गया है सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले जो 3 राज्य हैं उनको देख लेते हैं। तो उनमें केरल है, केरल में जो है 100 में से 96.1% जो पुरुष हैं पढ़े लिखे हुए हैं साक्षर हैं। फिर मिजोरम में 93.3% पुरुष पढ़े लिखे हुए हैं या साक्षर हैं। गोवा में 92.6% लोग पढ़े लिखे हुए हैं या साक्षर हैं। आइए न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य, तो देखिए न्यूनतम पुरुष जिसमें कम साक्षर हैं उन राज्यों को देख लेते हैं। तो देखिए बिहार ऐसा राज्य है जहां सबसे कम पुरुष जो साक्षर हैं पूरे जनगणना 2011 के अनुसार। तो बिहार के 71.2% पुरुष जो है पढ़े लिखे हैं या साक्षर हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, जहां 72.6% लोगों में से जो पुरुष संख्या है 72.6% पढ़ी लिखी हुई है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 74.9% पुरुष पढ़े लिखे हुए हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य, तो देखिए अभी हम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 राज्य देख रहे थे, अधिकतम और न्यूनतम। अब सर्वाधिक जो महिला साक्षरता प्रतिशत वाले जो 3 राज्य हैं उनमें केरल जो है सर्वप्रथम स्थान पे। केरल की 92% महिलाएं जो हैं साक्षर हैं। फिर मिजोरम है, जहाँ की 89.3% महिलाएं साक्षर हैं। फिर गोवा है, गोवा में 84.7% महिलाएं साक्षर हैं। अब न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य, तो देखिए अभी अधिकतम महिला साक्षरता
वाले राज्य देखें हम, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य जो हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए बिहार राज्य फिर से इसमें टॉप किया है। इसने देखिए बिहार राज्य की मात्र 51.5% महिला ही पढ़ी लिखी हैं। इसका अर्थ यह है कि आधे से थोड़ी ही कम महिलाएं जो है अभी भी अशिक्षित हैं। 51.5% महिलाएं पढ़ी हुई हैं, जबकि देखा जाए तो 48.5% महिलाएं अभी भी साक्षर नहीं हैं। हम राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 52.1% महिलाएं शिक्षित हैं और साक्षर हैं, और झारखंड की बात की जाए तो 55.4% महिलाएं साक्षर हैं झारखंड राज्य में। अब अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, बिना किसी देरी के अगले सवाल की ओर देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए जो काली मिट्टी होती है उसको देखिए स्थानीय रूप से रेगुर या रेगुड़ नाम से, कपासी मिट्टी के नाम से तथा उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारत में काली मिट्टी का विस्तार। तो देखिए भारत में जो काली मिट्टी है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो भारत में काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलता है। तो देखिए जो काली मिट्टी है वह महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में मिलती है और ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो देखिए काली मिट्टी जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों ह्यूमस की कमी पाई जाती। तो देखिए जो है काली मिट्टी में लोहा जो होता है, चूना होता है, कैल्शियम होता है, पोटास और एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की तो अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन पदार्थ, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों ह्यूमस की जो है कमी पाई जाती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। तो देखिए काली मिट्टी जो होती है उसमें तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है, क्योंकि यह बहुत सारा जल बहुत ही शीघ्रता से धारण कर लेती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो देखिए काली मिट्टी जो होती है उसे स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि जब सूखा पड़ता है तो ये जो काली मिट्टी के खेत होते हैं वो बीच बीच से दरारें छोड़ देते हैं, जिसे दूर से देखने में लगता है कि खेत जुता हुआ है। तो इसीलिए जो है काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो देखिए जो लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है भारत में, उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले जो तीव्र विच्छालन की क्रिया है उसी के कारण लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, लेटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। तो देखिए लेटराइट जो मिट्टी होती है उसमें जो है उर्वरता की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत ही कम उर्वरता पाई जाती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, कछारी मिट्टी जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो देखिए भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है उसे कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई मिट्टी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, कछारी मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो देखिए जो कछारी मिट्टी है वह देश के 40% भाग में विकसित है तथा यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित है या विस्तृत है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए। प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। तो देखिए प्राचीनतम काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को जो है बांगर नाम से जाना जाता है, जबकि नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को जो है खादर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जब नदी का बहाव होता है और नई मिट्टी जो अपने साथ लेकर आती है तो उसे नवीन काप मिट्टी क्षेत्र कहा जाता है और उसका नाम खादर होता है। जब प्राचीन काप मिट्टी जो क्षेत्र होते हैं प्राचीन काप मिट्टी के, उन्हें बांगर नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं,
उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में बांगर एवं खादर क्षेत्र विस्तृत हैं। तो देखिए भारत में जो है जो बांगर और खादर क्षेत्र विस्तृत हैं उनको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का जो दोआब है वहाँ पर तथा रामगंगा और गंगा नदी के दोआब पर जो है बांगर एवं खादर क्षेत्र विस्तृत हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी अलूवियल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें बड़े मात्रा में कंकड़ पत्थर होते हैं। तो देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी अलूवियल सैंड सॉइल जो होती है उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है। सबसे अधिक जल धारण क्षमता काली मिट्टी में होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी लूम सॉइल, दोमट मिट्टी को लूम सॉइल कहते हैं इंग्लिश में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका जिसे क्ले कहते हैं तथा 20% गाद के कण पाए जाते हैं। तो देखिए जो दोमट मिट्टी होती है लूम सॉइल होती है उसमें 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका के कण तथा 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। तो देखिए जो दलहनी फसलें होती हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। तो देखिए मृदा को जो है उर्वरता लाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो जब भी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो दलहनी फसलें बो दी जाती हैं क्योंकि दलहनी फसलें जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के। अगला सवाल है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें। तो देखिए जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जो प्रमुख फसलें हैं उनको देख लेते हैं। अल्फाल्फा, ट्राई बीन्स, गारबेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द, ये जो दलहनी फसलें हैं उनके अलावा अल्फाल्फा फसल, ड्राई बीन्स तथा गारबेंजो बीन्स जो ऐसी फसलें हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए बहुत ही सहायक साबित होती हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। तो देखिए जो रेड सॉइल होती है, लाल मिट्टी होती है, उसमें जो है सिलिका एवं आयरन की मात्रा की बहुलता होती है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अपने दोस्त अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।